पाकिस्तान से पहली बार हार मिलने के बाद कप्तान विराट कोहली पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो आलोचना कर रहे हैं वो उनकी जगह खुद मैदान में आ जाएं। कोहली ने कहा कि पाकिस्तान को अच्छे खेल का श्रेय देना होगा। इस हार से सबक लेकर हमें टूर्नामेंट में आगे बेहतर करना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हार से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सबसे बड़ी हार। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में कल दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 152 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और उनके ओपनिंग साझेदार मोहम्मद रिजवान ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर मैच को एक तरफा कर दिया। 29 साल में पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार के बाद कप्तान विराट कोहली आलोचना पर भड़क गए। कोहली ने सवाल पूछने वाले पत्रकारों से कहा कि आलोचना करने वाले हमारी जगह मैदान में आ जाएं। हम हर मैच जीत नहीं सकते। कोहली ने कहा कि पाकिस्तान को अच्छे खेल का श्रेय देना होगा। आने वाले मुकाबलों में इस हार से हमें सबक लेना होगा। विराट कोहली ने पाकिस्तान से मिली हार की वजहें गिनाई। विराट ने कहा कि टॉस हारना बड़ा फैक्टर रहा और उसकी वजह से हमारे स्पिनर्स बेअसर साबित हुए। हमने 20 रन कम बनाए। शुरुआत में ही 3 विकेट गंवाना हमारे लिए महंगा पड़ा। पाकिस्तान के ओपनर्स ने शानदार बल्लेबाजी की, जिन्होंने बुरे मैच में हमें वापसी का मौका नहीं दिया। आगे के मैचों में हमें बेहतर करना होगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पहली जीत दिलाने के पीछे कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की धमाकेदार बल्लेबाजी रही। दोनों ओपनर्स ने भारत के गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया। बाबर आजम ने 52 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। जबकि मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा। ओपनर रोहित शर्मा शाहीन अफरीदी की गेंद पर बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू हो गए। इसके बाद भी शाहीन का कहर जारी रहा। अपने दूसरे ही ओवर में शाहीन ने दूसरे ओपनर केएल राहुल को भी 3 रन पर बोल्ड कर दिया। शाहीन ने तीसरा विकेट विराट कोहली का लिया। टीम इंडिया को शुरुआत में ही बड़ा झटका देने वाले शाहीन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर पाकिस्तान को जीत की बधाई दी और कहा कि उन्हें भरोसा है कि टीम इंडिया मजबूती से वापसी करेगी। हरभजन सिंह ने कहा कि टीम इंडिया गलतियों से सबक लेते हुए वापसी करेगी। इरफान पठान ने कहा हमारे पड़ोसी अच्छा खेले, लेकिन भारत वापसी करेगा। पाकिस्तान के मुकाबले में भले टीम इंडिया हार गई, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में वो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं। 71 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद कोहली ने ऋषभ पंत के साथ भारतीय पारी को संभाला। कोहली ने दबाव में 57 रन की पारी खेली और 19वें ओवर तक डटे रहे। पंत ने 39 रन जोड़े। दोनों के बीच 53 रन की साझेदारी हुई। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक और बुरी खबर आई। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के दौरान कंधे में चोट लग गई, जिसके बाद उनका सीटी स्कैन कराया गया। अगले मैच में उनका खेलना उनके फिटनेस पर निर्भर करेगा। मैच से पहले भी उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठे थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया को अपनी कमजोरियों और गलतियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का वक्त मिलेगा। न्यूजीलैंड की टीम को भी T20 वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के पास अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पहली बार मिली हार से भारतीय प्रशंसक काफी मायूस हैं। वहीं पाकिस्तान के फैंस भारत के खिलाफ मिली जीत को पचा नहीं पा रहे। हालांकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपनी टीम को अति उत्साह से बचने की सलाह दे रहे हैं और श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाड़ी मैच के दौरान मैदान में ही हाथापाई करने लगे। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान से मिली हार के बाद देश भर में टीम इंडिया के फैंस मायूस नजर आए। लोगों का कहना है कि मैच के नतीजों से हम लोग दुखी हैं। कुछ फैंस ने विराट की कप्तानी पर भी सवाल उठाए, तो बहुत से लोग आधा मैच देखकर ही उठ गए। वहीं कुछ फैंस को पाकिस्तान से हार बर्दाश्त नहीं हुई। वहीं वर्ल्ड कप में भारत से मिली इकलौती जीत पाकिस्तानी फैंस पचा नहीं पा रहे और जोश में होश भी खो रहे हैं। फैंस का मानना है कि पाकिस्तानी टीम ऐसी परफॉर्मेंस के लिए ही जानी जाती है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में एक बार फिर भिड़े। भारत के खिलाफ मिली जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी के साथ ट्विटर पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। अफरीदी ने लिखा है कि एक जैसा जश्न, एक टीम लेकिन नतीजा अलग। वहीं शोएब अख्तर ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांधे। Well done India, you done wonderfully well, but not good enough to beat the mightiest Babar Azam and Rizwan. टीम इंडिया से मिली जीत के बाद पाक टीम की बल्ले बल्ले हो गई है। अब पाक टीम को पीसीबी से बोनस मिलेगा। टीम की मैच फीस में 50% का इजाफा किया जाएगा। दरअसल पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने घोषणा की थी, अगर पाक टीम भारत को 24 अक्टूबर को हरा देती है तो टीम को बोनस दिया जाएगा।
भारत को हराने के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान को अगला मुकाबला कल न्यूजीलैंड से खेलना है। इस मुकाबले पर भारत की भी नजर रहेगी। इस बीच पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मिली जीत के बाद अपनी टीम को अति उत्साहित या अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी है। बाबर ने कहा है कि हमारा फोकस वर्ल्ड कप जीतने पर होना चाहिए। एंजॉय करो, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहे। आगे अभी हमारे काफी मैच है। T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की ओर से 80 रनों की पारी खेलने वाले चरित असलंका को मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका का अगला मुकाबला 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ी कल मैच के दौरान बीच मैदान में भिड़ गए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास 16 रन बनाकर आउट होने के बाद जब पवेलियन लौट रहे थे तो फील्डिंग कर रहे श्रीलंका के लाहिरू कुमारा की टिप्पणी पर दोनों आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अंपायर को ये झगड़ा सुलझाने के लिए आना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप का आज से होने वाला मैच अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच शारजा में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड में बांग्लादेश, ओमान और PNG को हराने के बाद स्कॉटलैंड के हौसले बुलंद हैं। वहीं वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका से मिली 41 रनों की हार के बाद अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराकर कमर कस ली है। T20 वर्ल्ड कप में कल दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कल दुबई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से, वहीं इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया था। दोनों ही टीमों का लक्ष्य कल के मुकाबले में जीत हासिल कर टूर्नामेंट की रेस में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने की होगी। और अब बात मिशन कश्मीर की करेंगे। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज श्रीनगर में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने वाले हैं। कल जम्मू में गृह मंत्री ने LOC के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और पुंछ में घिरे आतंकियों की फायरिंग में कल जम्मू पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान जख्मी हो गया। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मिशन कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में एक सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा है कि श्रीनगर की सभा से अमित शाह कई बड़ी सौगातों का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं के लिए नौकरियों की सौगात भी हो सकती है। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन शोज ने विवादित बयान दिया है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में शोज ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह सरकार को उनसे बातचीत की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में बंदूक है उनसे बात की जाए। शोज ने कहा कि आतंकी संगठन TRF से भी बात करने से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो सिविल सोसाइटी और कारोबारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। शाह का BDC के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। आज ही शाह दिल्ली लौट जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर के पास गांदरबल के मशहूर खीर भवानी मंदिर जाएंगे। यहाँ वो खीर भवानी के दर्शन और पूजा करेंगे। इससे पहले कल जम्मू दौरे में अमित शाह ने गुरुद्वारा डिगियाना आश्रम में माथा टेक आशीर्वाद लिया। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े लोगों से बात भी की। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के दूसरे दिन कल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में LOC के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा के आखिरी पोस्ट मकवाल पहुंचने के बाद अमित शाह ने BSF के अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। कल जम्मू से श्रीनगर रवाना होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह LOC के फॉरवर्ड पोस्ट के आखिरी गांव मकवाल में आर्मी के बंकर में भी पहुंचे। मकवाल गांव में गृह मंत्री ने गांव वालों के साथ बैठकर चाय पी और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने सरहद के पास रहने वाले एक शख्स से अपना नंबर भी शेयर किया। अमित शाह ने कहा कि उन्हें जब भी जरूरत हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। अमित शाह के दौरे के बीच गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उनके साथ राज्य की पूरी जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार पहले परिसीमन कराने की बात कह चुकी है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान राग अलापा है। उन्होंने कहा कि घाटी में शांति तभी हो पाएगी जब केंद्र सरकार फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगी। उन्होंने अमित शाह के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर पहले परिसीमन की बात को लोगों के साथ बेईमानी करार दिया। जम्मू के पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ पिछले 15 दिनों से चल रहे सुरक्षा बलों का एनकाउंटर अब अंतिम चरण में है। आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। जंगल में आतंकियों के हाइडआउट का पता लगाने के लिए जेल में बंद आतंकी जिया मुस्तफा को कल सुरक्षा बल के जवान मौके पर ले गए थे, लेकिन आतंकियों की फायरिंग में जिया की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे। चीन ने बनाया साजिश वाला नया कानून, अवैध कब्जे वाली जमीन पर बताया अधिकार। नेपाल की जमीन पर भी चीनी कब्जा हुआ अप्रूव। स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण कहां हुआ शुरू, साजिश वाला विस्फोट कहां हुआ, पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाप। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। वो भारत के खिलाफ हर रोज नई साजिश रचता है। एलएसी विवाद के बीच अब उसने सीमा सुरक्षा को लेकर नया कानून बनाया है। इसके मुताबिक जो जमीन चीन के कब्जे में है वो उसी की मानी जाएगी। मतलब जिस अक्साई चीन पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे वो अपना ही हिस्सा घोषित कर लेगा। चीन का नया सीमा कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा। लद्दाख में भारत से उलझा चीन नेपाल की जमीन पर भी तेजी से कब्जा जमा रहा है। पीएम शेर बहादुर देवबा की एक्सपर्ट कमेटी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। नेपाल में बढ़ते विरोध के बाद देवबा ने ऑन फील्ड अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। इसने पिछले हफ्ते नेपाली गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सीपीईसी के मुद्दे पर पाकिस्तान खुद अपने ही घर में घिरा हुआ है, लेकिन पीएम इमरान खान के सलाहकार अब इसकी बर्बादी का ठीकरा दूसरों पर मढ़ रहे हैं। सीपीईसी प्राधिकरण प्रमुख खालिद मंसूर ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन के इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहता है। 2015 में शुरू हुई चीन की इस परियोजना को पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा करार दिया जाता है। दिल्ली में आज से सेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में बॉर्डर की मौजूदा चुनौती के साथ अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया जाएगा। आर्मी कमांडर्स का सम्मेलन 28 अक्टूबर तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंडो पैसिफिक विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दुनिया को अपना दम दिखाया है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत ने दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इसे अगले साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया जाना है। ये भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा करीब 40,000 टन वजनी युद्ध पोत है, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। तिब्बत के लोग अगले दलाई लामा के चयन में चीन का दखल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात दुनिया के दूसरे सबसे पुराने तवांग मठ के प्रमुख रिपोंचो ने कही है। उन्होंने अन्य देशों से भी तिब्बत की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। 350 साल पुराने मठ के प्रमुख ने भी ये कहा कि चीन की विस्तारवाद की नीति का मुकाबला करना आवश्यक है। चीन के नानजिंग में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए हैं। अग्निशमन विभाग के अनुसार पूर्वी चीन के जिग्यांसू प्रांत की राजधानी नानजिंग में एक यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी में रिसर्च के दौरान ये विस्फोट हुआ है। रिसर्च को लेकर चीन की गतिविधियां अक्सर सवालों के घेरे में रही हैं। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन अब खुद खतरे में है। कोरोना के बढ़ते केस से घबराए चीन ने राजधानी बीजिंग को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। जिनपिंग सरकार को इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में मामले और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। रविवार को चीन में 43 नए केस सामने आए। इनमें से 4 लोग स्थानीय मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ खुद वहां की आवाम सड़कों पर है। आजादी समर्थक लड़ाकों ने उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान सेना के जवानों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से कई जवानों की मौत की खबर भी है। और आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। दिवाली से पहले काशी को कितने करोड़ रुपए का मिलेगा गिफ्ट। पटना पहुंचे लालू की फैमिली का हाई वोल्टेज ड्रामा कैसे खत्म हुआ और किस सुपरस्टार को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर जाएंगे।
पीएम पहले सिद्धार्थनगर और फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम सुबह 10:30 पर सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, जहां राज्य के 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। इसकी घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का लक्ष्य है। 5 वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आज काशी को 5,189 करोड़ रुपए की 28 योजनाओं की सौगात भी देंगे। इसका लाभ सिर्फ काशी वासियों को ही नहीं, बल्कि इससे देश के उद्योग धंधों को भी रफ्तार मिलेगी। काशी के पर्यटन उद्योग को भी नई उड़ान मिलेगी, जिससे लोगों का जीवन सरल और सुगम होगा। पीएम इसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पटना पहुंचते ही हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा खुलकर सामने आ गए। एयरपोर्ट पर लालू को लेने तेज प्रताप और तेजस्वी तो साथ पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद राबड़ी आवास में एंट्री नहीं मिलने से तेज प्रताप नाराज हो गए। वो अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए और जब लालू राबड़ी उन्हें मनाने आए तब धरना समाप्त किया। तेज प्रताप यादव ने लालू का पैर धोकर स्वागत किया। लालू यादव करीब 3 साल बाद पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे थे। राबड़ी आवास से अलग रह रहे तेज प्रताप यादव ने अपने स्तर से पिता के स्वागत की तैयारी की थी। लालू के आने के करीब 2 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट कर पिता को शेर बताया था, लेकिन बाद में घटनाक्रम से वो नाराज हो गए और अपने भाई तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला किया। कहा यही रवैया रहा तो अर्जुन गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। बिहार उपचुनाव में एक बार फिर लालू नीतीश का मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार आज और कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वहीं लालू यादव भी 26 और 27 अक्टूबर को दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया, हार्दिक और जिग्नेश मेवाणी की टिकड़ी भी प्रचार कर रही है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विजेताओं को पुरस्कार देंगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। रजनीकांत ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की और ट्वीट कर फैंस का शुक्रिया अदा किया। आज से वॉरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 7वीं सीरीज की शुरुआत हो रही। ये स्कीम 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके तहत आप सस्ती दरों पर सोना खरीद सकते हैं। रिजर्व बैंक की ओर से जारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आपको टैक्स छूट और रिटर्न मिलता है। साथ ही ये पूरी तरह से सुरक्षित निवेश है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस साल जुलाई से सितंबर तिमाही के जीएसटी रिटर्न के लिए आज तक फॉर्म ITC 04 जमा करने को कहा है। CBIC ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अपने जोनल डायरेक्टर पर लगे आरोपों की जांच करेगा एनसीबी। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से आज तीसरी बार होने वाली है पूछताछ। और क्यों हुआ प्रकाश झा की फिल्म आश्रम 3 की शूटिंग यूनिट पर हमला? सीएम केजरीवाल का अयोध्या प्लान क्या है? यूपी के किस शहर में जीका वायरस ने दी है दस्तक? राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 प्रदेश विशेष। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की विभागीय जांच होगी। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच करेंगे। वहीं समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर झूठे केस में फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी आज तीसरी बार पूछताछ करेंगी। इससे पहले अनन्या से गुरुवार और शुक्रवार को पूछताछ हो चुकी है। आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट्स में कथित तौर पर ड्रग्स की बातचीत को लेकर अनन्या पांडे एनसीबी की रडार पर है। वहीं शाहरुख खान और उनकी पत्नी आर्यन से मिलने आज आर्थर रोड जेल पहुंच सकते हैं। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 के शूटिंग क्रू पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। लोगों ने प्रकाश झा पर काली स्याही फेंकी और वैनिटी वैन में भी तोड़फोड़ की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म में हिंदू विरोधी छवि दिखाने का आरोप लगाया। फिल्म की शूटिंग भोपाल के पुरानी जेल में चल रही थी। घटना के दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। सीएम केजरीवाल रात में अयोध्या में रुकेंगे और कल सुबह रामलला के दर्शन करेंगे। वो हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या जाने से पहले केजरीवाल 7 साल पुराने मामले में सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में पेश होंगे। बॉर्डर सटे इलाकों में BSF के क्षेत्राधिकार को बढ़ाए जाने से नाराज पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने आज दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें कांग्रेस के अलावा आप और अकाली दल सहित राज्य के अन्य पार्टियों के सदस्य भी शामिल होंगे। बीजेपी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। और फिलहाल न्यूज टॉप 9 में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 27। अखाड़े से मशहूर पहलवान बुला